नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल धैर्य कोचिंग में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे ग्रुप डी के जो रेलवे ग्रुप डी के जो 2018 के साइंस के क्वेश्चन है यहाँ पर देख रहे थे, राइट। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर 2018 के साइंस के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया है, पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है कि गति का दूसरा जो समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो स्थिति और किन के बीच संबंध दर्शाता है। पहला ऑप्शन है जैसे कि वेग, दूसरा ऑप्शन है समय, तीसरा विस्थापन या चौथा संवेग। तो इनमें से बताना है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, देख लीजिएगा यहाँ पर। तो गति का जो दूसरा नियम है, पहला नियम जो होता है ये होता है v बराबर के u प्लस के at होता है। तो यहाँ पर ये v क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, ये हमारा प्रारंभिक वेग है। ये हमारा प्रारंभिक वेग होता है। ये हमारा क्या है, अंतिम, ये हमारा जो है अंतिम वेग है, अंतिम वेग को बताता है। और a हमारा जो है वो त्वरण को बताता है, और ये t है ये समय को बताता है, राइट। तो ये हमारे क्या है, समय को बताते हैं। तो यहाँ पर गति का जो पहला नियम है ये हमारे किन के बीच संबंध को दर्शाता है। तो गति का जो पहला नियम है, मैं यहाँ पे बता दूं, गति का जो पहला नियम होता है ये संबंध बताता है, यहाँ पर ये गति का पहला नियम बताता है वेग और समय के बीच का संबंध बताता है, राइट। ये तो गति का पहला नियम हो गया। दूसरा जो नियम होता है ये बताता है हमारा, गति का जो दूसरा समीकरण है, यहाँ पर देखिएगा जो गति का दूसरा समीकरण है ये होता है s बराबर के ut प्लस के हाफ at स्क्वायर, राइट। t हमारा क्या होता है, समय होता है। a हम जानते हैं त्वरण है हमारा, और यहाँ u क्या है, प्रारंभिक वेग है। ये हमारा प्रारंभिक वेग होता है। s क्या है, ये दूरी या ऊंचाई को बताता है, राइट। तो यहाँ पर जो गति का दूसरा समीकरण है ये बताता है स्थिति और ये किसके बीच को समय को बताता है, स्थिति और समय के बीच को संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो किन के बीच संबंध दर्शाता है, स्थिति और समय के बीच को बताता है, राइट, इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, गति का दूसरा समीकरण होता है जो स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा, राइट, समय। तो इसका सही आंसर ये होगा। अच्छा, गति का जो तीसरा समीकरण ये क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर इज इक्वल के यू स्क्वायर प्लस के 2as। तो हम जानते हैं ये क्या है, अंतिम वेग, ये क्या है, प्रारंभिक वेग, और a त्वरण होता है, और s क्या है, दूरी, या इसी को ऊंचाई बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो गति का जो तीसरा समीकरण है ये तीसरा समीकरण है। तो गति का तीसरा समीकरण बताता है वेग और स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है, वेग और स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है, राइट। तो ये थे गति के तीनों समीकरण, राइट। तो इसका जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसका सही आंसर होगा समय। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि विद्युत धारा की, यहाँ पर देखिएगा, विद्युत धारा की SI या अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विद्युत धारा का SI मात्रक बताना है क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर जो विद्युत धारा की SI मात्रक होता है, पहला ऑप्शन दिया है, चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है ओम। तो ओम जो होता है ये तो हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ये पहला ऑप्शन ओम दिया है, इसको देखिएगा मैं अभी हटा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। पहला ऑप्शन कौन है, ओम है। तो ये ओम जो होता है ये हमारा किसका मात्रक है, ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो ये तो होगा नहीं, राइट। दूसरा ये वोल्ट है, ये हमारा विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है।
तीसरा ओम इंटू मीटर जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, चौथा जो ऑप्शन है यहाँ देखिएगा, चौथा जो ऑप्शन है एम्पियर जो होता है, ये हमारा विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा। ओम और इंटू मीटर जो होता है, यहाँ पर ओम हमारा रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस या मतलब है प्रतिरोध है, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं तो R हो जाएगा। यहाँ पर हमें चेक करना हो, और यहाँ एक सेकंड रुकिएगा, मैं अभी इसको कंप्लीट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरा जो दिया है ये किसके बीच को संबंध दर्शाता है, तो ये हमारा जो है, तो यहाँ पर ओम जो है मात्रक किसका है, प्रतिरोध का मात्रक, जिसको हम R, और इंटू मीटर किसका मात्रक है हमारा, हम लोग जानते हैं ये दूरी या लंबाई का मात्रक है। ये किसका मात्रक है, लंबाई। लंबाई को हम L से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं L, राइट, इसका मात्रक होता है। तो ये रो, ये हमारा ओम, और यहाँ पर जो ओम है ये हमारा प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, और मीटर ये हमारा दूरी है, लंबाई का मात्रक है, तो L से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा, ये बीच बताता है। देखिएगा यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध ये हमारा समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, और क्या नाम, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों के संबंध में जो होगा, इनके बीच कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, एक सेकंड रुकिएगा। तो यहाँ ओम इंटू मीटर जो होता है ये हमारा किसका होता है, देखते हैं यहाँ पर, यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, यहाँ पर R इज इक्वल करेंगे समानुपाती L अपॉन के A होता है। समानुपाती हटाते हैं तो स्थिरांक आता है, R बराबर स्थिरांक आता है, रो बोलते हैं इसको, L अपॉन के A हो जाता है। तो रो हम बराबर अगर करते हैं तो रो बराबर हो जाता है R इंटू के A अपॉन के L। R का मात्रक ओम होता है, ओम का साइन ऐसा बनाते हैं, इंटू के A का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और एरिया है, ए क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और ये L क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ओम, ओम का साइन ऐसा बनाते हैं, ओम इंटू मीटर, तो ओम इंटू मीटर ही दिया है, तो ये किसका मात्रक है, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो ओम इंटू मीटर जो होता है, जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो का मात्रक जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन था ये हमारा किसका था, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, राइट। तो ये इसका मात्रक है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, पूछा गया था विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है, वो हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है, राइट। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। धनात्मक त्वरण क्या होता है, त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन होता है वो हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए धनात्मक त्वरण का मतलब है उसके वेग में वृद्धि होना। तो यहाँ पर यही बताना है, पहला ऑप्शन दिया है वस्तु का वेग कम हो जाता है, धनात्मक त्वरण का मतलब नहीं होता है, वस्तु का वेग कम हो जाता है ये बताता है रिटार्डेशन, ऋणात्मक त्वरण को बताता है, तो ये होगा नहीं। दूसरा है वस्तु के वेग स्थिर हो जाता है क्या, जब धनात्मक, ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि बढ़ता है, धनात्मक त्वरण का मतलब उसके वेग में वृद्धि हो जाती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वस्तु का वेग शून्य हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता है, शून्य होने पर उसका धनात्मक त्वरण नहीं होगा। चौथा ऑप्शन दिया है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है, तो इसका सही आंसर होगा धनात्मक त्वरण जब होता है तो उसके वस्तु के वेग में बढ़ जाता है, राइट। तो इसका सही आंसर होगा चौथा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, दिया है यहाँ पर 5.5 किलोवाट आवर बराबर क्या है। तो यहाँ पर किलोवाट आवर जो मात्रक है, ये हमारा ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। तो यहाँ पर 1 जूल बराबर 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 जूल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 किलोवाट घंटा। इसको लिखते हैं kWh, घंटा को आवर लिखते हैं, किलोवाट मतलब 1000 वाट भी लिख सकते हैं। तो 1 जूल बराबर 1 किलोवाट, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और ये किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट के। यहाँ पे पूछा है 5.5 किलोवाट बराबर कितने जूल को होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 1 किलोवाट जो होता है, इसको अगर हमें बदलना है जूल में, तो इसको हमें क्या करना है, 1 किलोवाट की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, 1 किलोवाट की जगह 1000 लिख सकते हैं।
राइट। और यहाँ पर जो हम जूल में अगर बदलते हैं तो समय को हम किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो ये आवर है, 1 घंटा है, तो घंटे को अगर सेकंड बदलेंगे तो यहाँ पर 3600 क्या आएगा, सेकंड आएगा, राइट। तो ये हो जाता है, वाट को हमने बदल दिया, वाट हो गया, क्योंकि किलो वाट को हमने किस में बदल दिया, वाट, और घंटे को किस में बदल दिया, सेकंड में। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 1 जूल बराबर क्या हो गया, वाट इंटू सेकेंड। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पावर होता है, पावर को पी से डिनोट करते हैं, ये वर्क डन अपॉन के टाइम होता है। क्या होता है, वर्क डन अपॉन, वर्क मतलब डब्ल्यू क्या है, ये कार है, और टी क्या है, समय। तो डब्ल्यू बराबर अगर हम करते हैं, डब्ल्यू क्या है, कार, मतलब कार का मात्रक भी जूल होता है, तो पावर इंटू के टाइम हो जाता है। पावर का मात्रक होता है वाट, और टाइम का मात्रक क्या है, समय, सेकंड में लेते हैं, वाट इंटू सेकंड। तो कह सकते हैं यहाँ पर 1 सेकंड रुकिएगा, तो यहाँ पर समय को हम लेते हैं सेकंड में, समय को किस में लेते हैं, सेकंड में। तो ये हो जाता है वाट इंटू के सेकंड। तो कहने का मतलब है कि जो कार का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक होता है, वाट इंटू सेकंड भी होता है। तो ये वाट इंटू सेकंड हो गया, ये जूल का, और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, तो 1 जूल के बराबर होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हो जाता है वाट इंटू सेकंड हो गया, और यही 1 जूल के बराबर होता है। तो मैंने 1 किलो वाट आवर को बदल दिया जूल में, तो जूल में बदलते हैं तो ये आ जाता है, ये वैल्यू आ जाती है 3 यहाँ पर मैं, रुकिए 1 सेकंड, मैं इसको सही से लिखता हूँ, यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ। तो 1 जूल बराबर जो होता है यहाँ पर 3, यहाँ 1 सेकंड रुकिएगा, 1 किलो वाट आवर जो होता है, ये वैल्यू अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाती है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्योंकि 1 किलो वाट को 1000 वाट में बदल दिया, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, और आवर को बदल दिया 3600 सेकंड में, तो यही आ जाता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 हो जाता है। तो ये जूल के बराबर हो जाता है, यही हो गया था। तो 1 किलो वाट आवर बराबर कितने जूल होता है, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 5.5 किलो वाट आवर बराबर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं किलो वाट आवर बराबर की जगह हम क्या रख दें, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19.8 इंटू के 10 की घात 6 जूल होगा। तो इसका आंसर जो होगा सही कौन सा मिलेगा, बी वाला, दूसरा वाला मिलेगा, 19.8 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होगा, राइट। तो इस तरह से 1 किलो वाट आवर बराबर होता है इतने जूल। तो 5.5 किलो वाट आवर बराबर कितना होगा, गुणा कर देंगे तो निकल आ जाएगा 19.8 इंटू 10 की घात 6 जूल, राइट। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कहा गया है कि एक बैक्टीरिया जो होता है, एक बैक्टीरिया है, अत्यधिक गर्मी, सूक्ष्मता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। तो इससे यह पता चलता है कि वह समता डैश बना सकता है। क्या बना सकता है, पहला है एंडोजीनस बर्ड्स, दूसरा है एक चौड़ी पेप्टी गिलकन दीवार बना सकता है, तीसरा है एंडोटॉक्सिन्स, चौथा है एंडोस्पोर। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो बैक्टीरिया होता है ये समता बना सकता है एंडोस्पोर्स, अपनी किससे, एक जो बैक्टीरिया होता है अत्यधिक गर्मी और शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता के लिए ये क्या बनाता है, एंडोस्पोर्स बनाता है, जिससे बाहर से कवर हो जाता है, जिससे इसके अंदर इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या बनाता है, एंडोस्पोर्स बनाता है, राइट। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, एंडोस्पोर्स। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि यहां पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा है। तो जब काम करते हैं तो वो प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उस पर कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई स्प्रिंग होती है उसको क्या करते हैं, कंप्रेस मतलब दबाते हैं तो सिकुड़ जाती है, तो वो क्या है, कौन सी ऊर्जा आ जाती है उसमें, तो वहाँ पर शून्य तो होती नहीं है, घटती भी नहीं है, अपरिवर्तित का मतलब बदलती नहीं, ऐसा भी नहीं, बदल जाती, तो क्या हो जाती, बढ़ जाती है। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, कंप्रेस करके उसको सिकोड़ने का काम करते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है,
स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, राइट। तो चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं। तो केरोसिन में ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो केरोसिन में रखी जाती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया था पोटेशियम और सोडियम को रखा जाता है, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड और सिल्वर को रखा जाता है, तीसरा सिलिकॉन और मरकरी को रखा जाता है, चौथा यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, चौथा ऑप्शन है कि एल्यूमिनियम और कैल्शियम को रखा जाता है। तो देखिए केरोसिन में उन्हीं धातुओं को रखा जाता है जो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। तो अत्यधिक क्रियाशील जो धातुएं होती हैं वो हमारी कौन कौन सी आती हैं, पोटेशियम आता है, सोडियम आता है। ये जो धातुएं हैं ये बहुत ही अधिक क्रियाशील हैं। ये वायु के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इनमें क्या हो जाती है, क्रिया करने पर आग लग जाती है। इसलिए इनको वायु से या ऑक्सीजन से बचाने के लिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम और सोडियम, इन दोनों को रखा जाता है। तो ये पहला ऑप्शन होगा, राइट, जिसका सही आंसर होगा पहला। गोल्ड और सिल्वर ये तो हमारी क्रिया करती नहीं, बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, राइट। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो ध्वनि तरंग की विशेषता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन डाउट वाला है, इसको मैं अभी छोड़ता हूँ, इसमें ये कुछ मिसप्रिंटिंग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखिएगा विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित में से विषम को चुनें। तो विद्युत चालकता जो होती है, कॉपर धातुएं होती हैं, कॉपर धातुएं जो होती हैं विद्युत चालकता के अच्छे विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए कॉपर हमारी क्या है, सुचालक होगी। तो निम्नलिखित में से विषम को चुनें जो यहाँ पर विद्युत चालकता के विपरीत हो। तो मानव शरीर ये भी हमारा विद्युत चालकता है। ग्रेफाइट जो होती है कार्बन का अपर रूप है, कार्बन जो है हमारी अधातुएं, और अधातुएं जो होती हैं विद्युत चालकता की विद्युत जो होती है उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, विद्युत जो धारा है वो फ्लो नहीं होती है किनमें, अधातुओं में। तो ग्रेफाइट एक अधातु, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, ये हमारी क्या है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, राइट, अच्छे होते हैं। तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इन तीनों में से क्या होती है, विद्युत धारा तो प्रवाहित हो जाती है, ये तो समान है। लेकिन विषम को पूछा तो रबड़ एक ऐसी है जो विद्युत की कुचालक होती है, इसलिए यही पूछा। इसका सही आंसर होगा पहला, रबड़, राइट। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये पूछा गया है कि पेड़ की अगर हम क्या कर रहे हैं, शाखा को तेजी से हिलाएं तो पत्तियां क्या होती हैं, पेड़ से नीचे गिर जाती हैं। तो ये बताना है वेग है, वेग की वजह से, या मुक्त पतन की वजह से, या आवेग की वजह से, या जड़त्व की वजह से। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम किसी पेड़ को क्या करते हैं, हिलाते हैं तो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। ये हमारे गति के नियम है, न्यूटन के गति के नियम से संबंधित है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के संबंध में। पहला था न्यूटन का प्रथम नियम जो था जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो पहले नियम में कहा गया था कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी, और या कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते थे। तो इसका जो हमारा कह रहा है कि जब जैसे पेड़ होता है, जब हम पेड़ की शाखा को क्या करते हैं, तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। इसका कारण ये हमारा क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम से संबंधित है। और न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा जड़त्व, राइट। और इसमें क्या होता है, देखिए ऐसा होता है कि जब हम पेड़ की शाखा हिलाते हैं तो शाखा क्या हो जाती है, गति की अवस्था में आ जाती है। लेकिन जो पत्तियां होती हैं वो हमारी किस अवस्था में रहती हैं, वो तो स्थिर अवस्था में रहती हैं। जब शाखा को हिलाते हैं तो ये जो पत्तियां होती हैं उस स्थिर अवस्था में रहना चाहती हैं, लेकिन जब शाखा के साथ क्या करते हैं, शाखा को हिलाते हैं तो जिसकी वजह से वो शाखा से पत्तियां क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं, क्योंकि वो स्थिर रहना चाहती हैं, तो इसलिए वो अलग हो जाती हैं। इसी तरह से जब भी हम क्या करते हैं, किसी बस में बैठे होते हैं, जब बस अचानक चलने लगती है तो हमें पीछे की तरफ क्या लगता है, जब बस अचानक चलने लगती है तो हमें पीछे की तरफ एक धक्का लगता है। तो ये भी क्या है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम से संबंधित है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम बस की सीट पर बैठे होते हैं तो सीट के साथ बस जब चलने लगती है तो हमारी जो सीट के साथ हम बैठे होते हैं तो वो गति की अवस्था में आ जाए, लेकिन सीट के ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा स्थिर अवस्था में होता है, इसलिए हमें क्या होता है, पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो ये जड़त्व से संबंधित है, राइट। इसी तरह से कह रहा है कि दूसरा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा जो है चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है।
निम्न में से कौन सी मात्रा है जो चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। चाल के साथ कैसे, जैसे चाल क्या होता है, ये दूरी बटे समय होता है, तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन हो तो क्या हो, उसकी स्थिति बदले तो क्या बोलते हैं, उसको चाल बोलते हैं। इसी तरह से चाल के साथ इसकी गति जो होती है निर्दिष्ट करती कौन करता है, क्या विस्थापन करता है, ऐसा तो होता नहीं है। विस्थापन में क्या है कि विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, राइट। तो ये तो ऐसा होता नहीं, इसमें तो बताता है संवेग जो होता है, संवेग p बराबर जो होता है ये द्रव्यमान इंटू के वेग होता है, राइट। तो ये भी नहीं बताता, तो इसका जो आंसर है चाल के साथ इसकी जो गति निर्दिष्ट करता है वो हमारा वेग करता है, राइट। कौन करेगा, वेग करेगा। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे के समय, राइट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में कब उपस्थित होगी, विद्यमान मतलब उपस्थित होती, गैर धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में। गैर धातुओं का मतलब धातुएं जो होती हैं कोई अन्य अधातुओं के साथ क्या मिश्रण के रूप में होती हैं, तब स्थिति वास्तविक स्थिति मिलेंगी, ऐसा दूसरा कहा गया ऑप्शन में। अन्य धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, क्या जो धातुएं हैं वो किसी दूसरे धातुओं के मिश्रण के रूप में हो तब वो वास्तविक स्थिति मिलेंगी। तीसरा कहा गया कि मुक्त स्थिति में। चौथा कहा गया कि कंपाउंड के साथ मिश्रण के, कंपाउंड मतलब यौगिक के साथ मिश्रण के रूप में। यौगिक का मतलब है कि कोई भी, जैसे कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तो ये कंपाउंड होगा। तो कहने का मतलब है कि कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में होती हैं तब धातुएं वास्तविक रूप में मिलती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कौन सा, ये मुक्त स्थिति में होगी धातुएं तभी उसकी वास्तविक स्थिति मिलेगी, क्योंकि जब मुक्त अवस्था में होगी तभी तो वो वास्तविक में मिलेंगी। लेकिन अगर मुक्त अवस्था में नहीं होगी, संयुक्त अवस्था में होगी तो किसी न किसी के साथ मिली होंगी तो वो हमारी वास्तविक स्थिति में नहीं होगी। तो वास्तविक स्थिति में मिलेंगी धातुएं कब, जब वो मुक्त अवस्था में होंगी, राइट। जैसे कि सोना जो होता है, सोना हमारा क्या है, मुक्त अवस्था में मिलता है, क्योंकि ये क्या है, कम क्रियाशील है और कम क्रियाशील होने की वजह से ये किसी के साथ जुड़ता नहीं है, यौगिक नहीं बनाता, ना मिश्रण बनाता है, तो इस तरह से ये क्या है, मुक्त अवस्था में मिलती हैं। तो ये इसका सही आंसर था मुक्त अवस्था में, राइट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है। क्षार के गुण क्या होते हैं, जो क्षार होती हैं उन्हें जल में घोलने पर क्या करती हैं, OH आयन देती हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं। जो भी क्षार होती हैं वो क्या देती हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं। तो पहला ऑप्शन कहा गया है ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करती हैं। याद रखिएगा, जो अम्ल होते हैं, कोई भी अम्ल लेते हैं जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको जल में घोले, एक ही को मतलब है जलीय विलयन। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। तो यहाँ से क्या मिला, हाइड्रोजन आयन मिला। तो जो भी अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं जल में घोलने पर, H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्षार होते हैं, क्षार क्या होते हैं कि क्षार कोई भी लेते हैं, जब इनको हम जल में घोलते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक ही को मतलब है जलीय विलयन। जब जल में घोला तो ये टूट गया Na+ आयन और OH आयन में टूट गया हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब हम क्षार को जल में घोलते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कहा गया है कि ये पानी के साथ हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। पूछा गया है कौन सा गुण है जो क्षार के साथ नहीं मिलता है। तो पहले ही ऑप्शन है क्या है, क्योंकि ये तो उनके साथ, ये अम्ल के साथ होता है। जब हम पानी में घोलते तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, कौन देते हैं, अम्ल देते हैं, क्षार तो देते नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दूसरा कहा गया तो ये मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ये लाल लिटमस को नीला भी कर देते हैं, तो क्षार, ये भी सही था। ये क्या था, क्षार का गुण है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये फिसलन मुक्त साबुन जैसा प्रतीत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो क्षार होते हैं ये साबुन जैसे चिकने होते हैं, राइट। क्षार जो होते हैं साबुन जैसे चिकने होते हैं, ये भी। तो इस तरह से ये तो मैच कर रहे हैं, क्षार के गुण हैं। लेकिन पहला ऑप्शन जो है ये पानी में हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके ये हमारा क्या है, किसका गुण है, ये हमारा अम्ल का गुण है। तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, कहा गया है कि निम्न में से कौन एक परमाणुविक है। ऐसे कौन सा, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो एक परमाणु होता है। पहला जैसे हाइड्रोजन है, तो भैया हाइड्रोजन जो होता है ये H2 के अवस्था में मिलता है। हाइड्रोजन गैस होते हैं दो, ये 2 ही परमाणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु रहते हैं। आर्गन हमारा अक्रिय गैस है, ये क्रिया नहीं करता है, तो ये हमारा आर्गन का सिंबल जो होता है AR होता है, तो ये हमारा एक ही परमाणु होता है। गंधक होता है, सल्फर को बोलते हैं, तो इसमें 8 परमाणु लगे रहते हैं।
8 सल्फर होते हैं, तो ये हमारा क्या है, एक परमाणु, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन जो है ये भी 2 परमाणु होती है, ऑक्सीजन गैस को O2 लिखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आर्गन, दूसरा वाला ऑप्शन, राइट। कौन सा होगा, दूसरा, क्योंकि ये आर्गन है, आखिरी गैस है, यही एक परमाणु है, ये अकेला परमाणु होता है, तो इसका सही आंसर होगा आर्गन। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता। निम्नलिखित में से कौन सा है जो आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। पहला जैसे हैलोजन दिया, ये तो हैलोजन में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन है और एस्टेटिन, ये हमारे किसके हैं, हैलोजन के आते हैं। कैंसर जनक ये किसी के नहीं आते, ये आवर्त सारणी में कोई नहीं है। लेंथेनाइड आते हैं जो हमारे 4F क्या नाम, सॉरी यहाँ पर ये 4F ब्लॉक के तत्व हैं, और एक्टेनाइड जो हैं ये 5F ब्लॉक के तत्व हैं। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे आवर्त सारणी के हिस्सा हैं, ये भी आवर्त सारणी के हिस्सा हैं, और हैलोजन भी आवर्त सारणी के हिस्सा होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा यहाँ पर ऑप्शन, कैंसर जनक जो होते हैं ये हमारे क्या हैं, इसका सही आंसर कौन होगा, कैंसर जनक, ये हमारे आवर्त सारणी के हिस्सा नहीं है, राइट। अगला है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है, साइटोकाइनिन का क्या काम होता है। पहला ऑप्शन है कोश का विभाजन में सहायक होते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया कोशिकाओं को लंब रूप में पनपने में प्रेरित करते हैं, तीसरा है वृद्धि में बाधा डालते हैं, तने की वृद्धि में सहायक करते हैं, चौथा ऑप्शन। तो देखिएगा यहाँ पर पौधों में जो साइटोकाइनिन होता है तो इसका काम होता है कोश का विभाजन में ये सहायता करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा पहला, राइट। तो इसका सही आंसर ये होगा। तो ये यहाँ पर थे, ये हमारे एक सेट के ये क्वेश्चन थे साइंस के। तो आज यहाँ पर ये मैंने पहला सेट लिया था। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।